नमस्कार। वामसी उत्सव सीज़न 2 और वामसी उत्सव सीज़न 2 में तमाम परफॉर्मर्स और क्लासिकल म्यूज़िक एक्सपोनेंट्स का जमघट लग रहा है और ये एक ऐसा मौका है कि ग्रीन रूम में ऐसी बातें हों जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस से रिलेटेड हों और वो जो बातें हों वो तमाम सारे जो सूक्ष्म भेद हैं उनको भी एक्सपोज करने का और उन पर दृष्टि डालने का हो। तो जो तमाम जो हमारे एस्टीम्ड परफॉर्मर्स आए हैं निश्चित रूप से उनका जो इंसाइट है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन डांस को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, क्योंकि वो रात दिन इस प्रैक्टिस में है कि कैसे इसको सरफेस पे लाया जाए, कैसे इसे मुख्य धारा में लाया जाए और पॉपुलर बनाया जाए। तो बस राहुल वार्ष्णेय जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपका गेटअप है, बहुत सुंदर लग रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कंप्लीट नहीं है अभी, है ना? जी हाँ, क्योंकि हम लोग अभी ग्रीन रूम में हैं और मंच पर जाने की तैयारी हो रही है। हाँ तो कुछ समय हमारे पास है अभी बाकी जी। जिसके अंदर हम अपनी रूप सज्जा, अपना आहार्य पूरा ओके। करेंगे और फिर मंच की तरफ अपनी जर्नी को लेके जाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चूँकि मैं नुमाइश हूँ लेकिन फिर भी डांस लवर हूँ, है ना, आर्ट लवर हूँ। तो मेरे मन में तमाम सारी जिज्ञासाएं आती हैं और उन जिज्ञासाओं को कई बार मेरा मन करता है कि जब कभी कोई ज़हीन शख्स मिले तो उससे मैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करूँ। तो आज मुझे लगता है सही मौका है। जब तक आपकी परफॉर्मेंस हो रही है तब तक हम इस दो चार बातों पर थोड़े से अपनी दृष्टि थोड़ी और बेहतर कर लेते हैं। एक इंसिडेंट मैंने पढ़ा कहीं कि पहली बात तो ये है कि जो ओडिसी नृत्य है जिसके आप प्रैक्टिशनर हैं, जिसके एक्सपोनेंट हैं, वो ओडिसी नृत्य का जो जिक्र है स्कंद पुराण 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर के आज तक चला आ रहा है। इसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट मैंने पढ़ा कि जो गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी थे, उनकी जो पत्नी पद्मावती थी, उनका जो इंसाइट था देवदासी होने का। देवदासी हालांकि बाद में थोड़ा विकृत हो गया सिस्टम, लेकिन पहले ये बहुत पॉइज्ड, बहुत पवित्र और भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में समर्पित एक जो कन्या होती थी उसके लिए कहा जाता था। तो जो पद्मावती थी, उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता ने पद्मावती को भगवान जगन्नाथ के शरण में देवदासी के रूप में भेजा और फिर पद्मावती का जो संस्कार था भगवान के सानिध्य में, वही संस्कार आके अष्टपदी के रूप में जयदेव जी ने शब्द ब्रह्म के रूप में उसे कागज़ पे उतारा। क्या इसका तथ्य है? और थोड़ा सा आपका एक्सपर्ट मैं इस पर वर्जन चाहूँगा। देखिए, एक्सपर्ट के रूप में तो नहीं, पर एक सीकर के रूप में अपना एक पर्सपेक्टिव ज़रूर मैं प्लीज़ शेयर करूँगा। हाँ। क्योंकि देखिए, साहित्य इतना बड़ा है और इतने रूपों में बटा है कि उस सत्य तक पहुंचने का तो हम नहीं बता सकते। पर हाँ, डेफिनेटली सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, अपनी स्टडी को लेके, उसके आधार पर ये एक रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा था। तो आई एम श्योर भाई, रिसर्च पेपर जितने भी लोग हम करते हैं, उनका पढ़ते हैं, वो भी उनका भी एक पर्सपेक्टिव हम जानने की कोशिश करते हैं। जी। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं फैक्टफुली जितना समझ पा रहा हूँ। जैसे हम बात करते हैं देवदासी प्रथा की, अगर देवदासी प्रथा के अंदर उन्हें समर्पित किया गया होता मंदिर में जगन्नाथ जी की सेवा में, तो मुझे लगता है कि उसके बाद उनका सामान्य रूप से बैक होना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अपने कुछ ये नियम एक होते प्रश्न हैं। हो गया जी। उसके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। आप पूर्ण रूप से समर्पित की जाते हैं तभी आप देवदासी कहलाते हैं। जी। तो इसके ऊपर ये एक विचार वाली चीज़ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भक्त कवि जयदेव जी की रचनाएं जो थीं वो पद्मावती जी से काफ़ी प्रेरित थीं, उनका प्रेरणा स्रोत रहीं और ये कई बार चर्चा में भी आती है, लोग इसको मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। हर किसी के जीवन का एक प्रेरणा होती है। निश्चित रूप से स्त्री का बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और चाहे भक्त कवि जयदेव जी हों, चाहे तुलसीदास जी तुलसीदास तो हमेशा आपके पीछे एक स्रोत ऐसा रहा है जिसने आपको हमेशा जीवन भर बल दिया है। तो अगर मैं उसका आंतरिक रूप मानूं कि क्या वो प्रेरणा स्रोत थी, तो हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल थी। क्योंकि जिस तरह की रचनाएं इनकी हैं जो कि आज तक जीवंत हैं,
उस तरह की रचनाओं को करने के लिए मेरे को लगता है मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना ज़रूरी होगा जब वो लिखी गई होंगी। मुझे लगता है गोस्वामी जी के स्तर का ही ये बिल्कुल। क्योंकि समीचीन है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। आज भी समीचीन है बिल्कुल, ये। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप भी जो परफॉर्म करने वाले हैं उसमें एक जो पीस है वो अष्टपदी का एक अष्टपदी का एक जी। छोटा सा पीस है और ये उस साहित्यकार की, उस रचयिता की और साहित्य की विजय होती है कि हम आज इतने वर्षों बाद भी उसको उसी रूप में प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसका गुणगान कर पा रहे हैं और उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो मतलब भाव में कोई चेंज नहीं आया है इतने सालों में, चाहे वो किसी भी शताब्दी की बात रही हो। तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आज तक चीज़ों में तो ऐसा नहीं कहीं पाया कि वो देवदासी रही हैं मंदिर में या जगन्नाथ जी को समर्पित रही हैं। पर हाँ, एक स्टोरी हम जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जयदेव जी के साथ उनका विवाह हुआ। जयदेव जी पूर्ण रूप से भक्ति में लीन थे और उनका विवाह को लेके बहुत अच्छा, मतलब बहुत अंदर से ऐसा नहीं था कि वो वैवाहिक जीवन में बढ़ना चाहते थे। वो अपनी भक्ति रूप में ही, भक्ति साहित्य को ही लेके, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गीत गोविंद एक श्रृंगार भक्ति रूप है। श्रृंगार और भक्ति का सम्मिलित है। क्या बात। सिर्फ भक्ति नहीं है, सिर्फ श्रृंगार मतलब नहीं है। प्रेम, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उससे जो श्रृंगार राइट, पैदा राइट, होता है राइट। उसका ऐसा depiction। साहित्य है जिसमें श्रृंगार और भक्ति साथ में है। जी जी। तो वो इस तरह से जो है भक्ति में लीन थे कि उन्होंने इस तरह साहित्य की रचना करी। तो आपने जो पढ़ा उस पर तो मैं मोहर नहीं लगा सकता, पर हाँ, अगर हम फैक्टफुल देखें तो देवदासी नियम का एक पैटर्न होता है। इसका एक विकृत रूप भी बाद में आया, देवदासी प्रथा का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रथाएं तो चलती रहीं। हमने स्पेसिफिकली उड़ीसा में देवदासी को महारी के नाम से भी संबोधित करना शुरू किया, महान नारी, क्योंकि देवदासी साउथ के ट्रेडिशन में हमेशा से चलता आ रहा था। फिर वही था, जिस तरह से देखिए दो चीज़ें होती हैं, सोशल इम्पैक्ट भी चीज़ों पे पड़ता ही है। समाज में है तो समाज से अलग तो नहीं हो सकते, तो समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को स्वीकृत किया जाता है या फिर उन पर कई बार प्रश्न भी किए जाते हैं। नहीं, लेकिन शुरुआती दौर में जहाँ तक मैंने पढ़ा कि शुरुआती दौर में देवदासी प्रथा एक बहुत पवित्र और बड़ी पॉइज्ड पोजीशन हुआ करती थी, जो भगवान के भोग से संबंधित जो कार्य होते थे या भगवान की जो सेवा है उससे संबंधित कार्य होते थे, जो एक मतलब गर्भगृह का एक कार्य होता था, वो देवदासियों द्वारा परफॉर्म किया, स्पेशली जो नृत्य थे या भगवान को आनंदित करने। बिल्कुल, ये सारी सेवाएं जो हैं अलग अलग प्रकार से उनको जो हैं निर्धारित की जाती थी। सिर्फ गर्भगृह में ही नहीं, मंदिर के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे इवन देवदासीज के भी स्टेटस होते थे अलग अलग, कि कौन सी देवदासी गर्भगृह में पोजीशन वाइज। राइट, बिल्कुल था, हायरार्की था। कौन सी मंदिर के किस एरिया में अपना जो है सर्विसेज देंगी, कौन गर्भगृह में सर्विसेज देंगी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, शुरुआती तौर पे देवदासी होना जो है अपने आप में बड़ी प्रतिष्ठा का विषय हुआ करता था और बड़े ऊंचे घराने की महिलाएं उसमें जो है जाया करती थी। वो लोग खुद अपने आप को जो है नॉमिनेट करके आगे इस तरह से बढ़ती थी। तो हाँ, धीरे धीरे समय के साथ जिस प्रकार से हर चीज़ में कुछ क्षति आती है सामाजिक चीज़ों से, इसमें भी आई, प्रथा में भी आई। उसके बाद इसको बंद करना उचित समझा गया और आज भी मंदिर के अंदर भक्त कवि जयदेव का लिखा गीत गोविंद उसी प्रकार से गाया जाता है, उसी प्रकार से उसकी सेवा के रूप में उसको लिया जाता है। भगवान जब सोने जाते हैं, भगवान को जब उठाया जाता है, भगवान की जो सेवा की जाती है, तो यही गीत गोविंद एकमात्र साहित्य है जो भगवान की सेवा में। मुझे लगा ये एक लिखित संविधान की तरह है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के दरबार में, उनके मंदिर में ये एक नियम है, एक संविधान है वहाँ का। और ये कहीं ये लिखा गया कि अगर कोई भी केयरटेकर या कोई भी व्यक्ति अगर आगे चल के इसको परिवर्तित करने की कोशिश करता है तो दिस वुड बी अ वायोलेशन ऑफ द रूल्स। देखिए, भक्ति और नियम तो अलग अलग पैरेलल लाइन हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ भक्ति आती है वो नियम से परे होती है। भक्ति किसी भी रूप में की जा सकती है ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो और देखिए, दूसरा भाई मैं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा बिलीव करता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे, कितने हज़ारों वर्ष चली आ रही परंपराएं जब समाज के अंदर अच्छी तरह विकसित हो जाती हैं तो फिर उसको आप निकाल नहीं सकते, फिर समाज ही उसका जवाब उत्तरदायित्व हो जाता है। कि अब अगर आज आप कोई भी चीज़ जो
वर्षों से चली आ रही है, स्पेशली स्टेट लाइक उड़ीसा, बंगाल, जहाँ पे पीपल आर डीपली रूटेड, जिसमें जगन्नाथ सिर्फ एक पूजा का विषय नहीं है, वो उनके लिए जीवन का विषय है। वो सुबह सबके से पूरे लेकर भारतवर्ष के पूरे भारतवर्ष मेरे के ख्याल से जब रथ यात्रा होती है बिल्कुल तो पूरे भारतवर्ष से लोग जाते हैं और उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। देने के लिए तैयार रहते प्रभु जगन्नाथ इज अ लिविंग डीटी, हैं। यस है ना, तो वो उसको उसी तरह से देखते हैं। तो उनकी सुबह से लेकर उनकी रात तक में भगवान जगन्नाथ का स्मरण है, उनकी चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो उसमें कुछ ऐसी प्रथा को चेंज करना कि जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही हो, मुझे लगता है समाज ही इसको नहीं स्वीकार करेगा। इट्स नॉट अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द वायलेशन, इट इज़ जस्ट दैट कि हम ही नहीं चाहेंगे कि वो बदला जाए। जो ईश्वर को पसंद है वो ईश्वर की पसंद का ही रहना चाहिए। क्या इसीलिए शायद आज भी हमारे नृत्य के अंदर वो सादगी, वो भाव जीवित है। अगर परिवर्तन इस तरह से आने लगा तो फिर तो भाव ही मर जाएगा। तो ये जैसा कि हमने शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो अपना ओडिसी का या मंदिर के किसी भी नृत्य का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण से ही शुरू हो गया। 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, उसके बाद फिर आज हम लोग एक ऐसी जेंजी वाले एरा में रह रहे हैं जब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमारा जो ध्यान है आकर्षित करने के लिए लोग तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप एक मेल डांसर हैं और क्लासिकल फॉर्म में एक मेल डांसर के लिए क्या चुनौतियाँ महसूस करते हैं? देखिए, समय के साथ चुनौतियाँ को स्वीकार कर लिया गया। चुनौतियाँ हमेशा होती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हाँ, थोड़ा देखिए एक सोसाइटी का एक, देखिए देवदासी की हमने बात की, देवदास की बात कोई मतलब कोई मेल देवदासी की बात नहीं कर रहा, राइट? तो मुझे लगता है ना दिस वाज कन्फाइंड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक जेंडर। क्या ऐसा कुछ जेंडर बायस? दोनों आंसर्स पे आता हूँ। देखिए, हाँ। पहली चीज़ तो ये है जिससे हम बात कर रहे थे कि मंदिरों के अंदर किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रों को कभी शस्त्र नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र को शास्त्र ही रहने देना चाहिए। शास्त्र जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शंस हैं। क्या वो आपको बताते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमारी Suggestive. माँ हमें Suggestive. सजेस्टिव हैं। तो हमारे भारतीय शास्त्र, हमारे भारतीय चीज़ों की परंपराओं की जो है या साहित्य की जो है विशेषता यही है कि मेटाफोरिकली आपसे बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। वो आपकी दृष्टि पे, आपकी कॉन्शियस माइंड पे थोड़ा जोर डालती हैं। इंटरप्रिटेशन, राइट, इंटरप्रिटेशन मांगती हैं आपसे। तो वहाँ पे थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ता वो एक था ना भी बड़ा विवादित था, ढोल गवार सूद पसवार। है। बिल्कुल सही। वो इंटरप्रिटेशन का ही मामला है तो मेरे ख्याल चाहे अब आज की युवा पीढ़ी या कोई भी, चाहे खजुराहो के मंदिरों को स्वीकार करे चाहे ना करे, चाहे कोणार्क के मंदिरों को स्वीकार करे या ना करे, वो मेटाफोरिकली आपसे बहुत बात कर रहे हैं। तो जिसने स्वीकार किया है, जिसने इसको मेटाफोरिकली समझा है, उसको वो हज़ारों आंखें लगी हैं जो उनसे क्वेश्चन करती हैं कि क्या आप प्रोग्रेसिव हैं, क्या आप वाकई अपने आप को जेन अल्फा या जेन जी बोलते हैं। एग्जैक्टली, क्या Exactly. ब्रेन से आप वाकई उतनी आप वाकई इवॉल्व्ड progressive हैं। है? तो ये चीज़ है। सिमिलरली वहीं से कनेक्ट होता है कि जब हम बात करते हैं आर्ट फॉर्म में जेंडर्स की कि किस प्रकार से एक मेल डांसर को चुनौतियाँ देखनी पड़ती हैं। तो हाँ, देखिए, थोड़ी द्रव्यवादी सोसाइटी हमेशा रही है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है। यहाँ पे आप एक सोशल स्ट्रक्चर में इस तरह से पैदा होते हैं जहाँ पे अगर आप पुरुष हैं तो आपके ऊपर ना कहते हुए भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने आप डाल दी जाती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए या उनका खंडन करते हुए, वो आपके ऊपर है कि मतलब मैं उसको निभाता हुआ आगे चलूं या मैं उसको खंडन करके आगे चलूं। तो दो तरीके होते हैं ना, कि एक तो होता है समाज में रह के कार्य करना और एक होता है संन्यास लेके कार्य करना। तो सन्यासी की तरह कार्य करना चाहते हो या सामाजिक व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहते हो, वो जर्नी दोनों की डिफरेंट होती है। देयर आर मैनी डांसर्स, दोज हु आर हियर, दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली वेरी वेल एंड येट दे आर वेरी सक्सेसफुल डांसर्स। सम ऑफ देम आर देयर जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही समाज से अलग किया है, अपनी कला को ही सिर्फ, क्योंकि कला अंदर है, उस कला को ही निकालने के लिए, उस कला को ही निखारने के लिए अपने जीवन को जो है समर्पित कर दिया और उन्होंने बाकी सारी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिए। दोनों ही अपनी तरह से सफल हैं, दोनों ही अपनी तरह से स्टोरी है। हम किसको चुनते हैं या हम किसको देखते हैं वो एक इंडिविजुअल जर्नी पे डिपेंड करता है। राहुल जी, अभी चूंकि आपने इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की भी बात की, मैं भी वहाँ Right. था, तमाम सारे डांस की चुनौतियों पर बात हुई। अब क्योंकि चैलेंजेस की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? हालांकि वहाँ पे फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहे। इवन जो मिनिस्ट्री से भी लोग आए और तमाम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशंस दी और भविष्य तो बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर। और मैंने भी वहाँ प्रेजेंटर के तौर पे अपनी बात रखी कि भाई प्रेजेंटर्स को भी कुछ आप लोग सोचिए, है ना, मिनिस्ट्री। तो आप एज अ क्लासिकल ध्वजवाहक,
भारतीय शास्त्रीय संगीत के ध्वजवाहक ही हैं आप, है ना, क्योंकि एक विधा को लेकर आप चल रहे हैं और अपनी जो जवानी है, अपना जो जीवन का क्रीम जो टाइम है वो आप इस विधा को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को दे रहे हैं, डांस को दे रहे हैं। क्या चैलेंज समझते हैं आप? आज की जनरेशन का पहला क्वेश्चन तो डेफिनेटली Monetary. इकोनॉमिक को रहता है। भाई इफ वी आर डूइंग समथिंग व्हाट वी आर गेटिंग। ऑलराइट। रेस्ट आई थिंक एक डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय अच्छा। चांस। ओके। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5। हाउ मतलब वर यू इन्फ्लुएंस्ड विद सम वो एज ही नहीं एनी है, परफॉर्मेंस? एज ही नहीं है किसी से कुछ इन्फ्लुएंस होने की। वो तो वो वाली एज है जहाँ पे आपको बस एक दिशा में लाने के प्रयास घर वाले करते हैं, माता पिता करते हैं। 5 साल तो बहुत, इट्स वेरी Right. शॉर्ट स्पैन। तो माय मदर वांटेड मी टू बिकम अ सिंगर। उनका All right. मैं भारतीय संगीत में कुछ करूँ। क्लासिकल शुरुआती संगीत शास्त्रीय संगीत से ही की थी, पर मेरी गुरु श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी के सानिध्य में मैंने अपनी सारी शुरुआती शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने मुझे इस तरह से मोल्ड किया, चीज़ें करी, एक ऐसा सुंदर और मनोरम रूप दिखाया नृत्य का कि मैं संगीत छोड़ के नृत्य में कब परिवर्तित हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो वही चीज़ है। विद द टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई केम टू द एज ऑफ 16, 17, 18। ओके। मेरे माइंड में भी प्रश्न यही थे कि अगर मैं नृत्य को लेकर चलता हूँ तो क्या मैं इसको एक और अपना करियर के रूप में देखूँ, या फिर मैं इसको बस एक कॉम्प्लीमेंट Hobby. के रूप में देखूँ कि मैं अपनी बाकी चीज़ें करूँ और ये मुझे कभी कभी सपोर्ट किया करेगा, मेरे व्यक्तित्व को निखारने में चीज़ें करना। तो पहला प्रश्न ये आता है कि आपकी अर्निंग कैसे हो। हाँ। और ये बहुत ओपन क्वेश्चन है, आप इससे हट नहीं सकते, क्योंकि आप डांसर हैं, आप जब मंच पे कर रहे हैं, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है। आपने एक ज्वेलरी पहनी हुई है, आपने एक साड़ी पहनी है, चीज़ें पहनी है, आप चीज़ें कर रहे हैं, उसकी भी कॉस्टिंग है। तो कॉस्ट को लाना बीच में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आज की जनरेशन आपसे बात करती है कि भाई हमारे को क्या बजट मिल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए बात, तभी आप कर पाएंगे। पर हाँ, वही है, समय के साथ आप इसमें कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस है, इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलती है, वर्षों की तपस्या है, बिल्कुल है। मॉनेटरी टर्म्स में भी काम हो रहा है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट दीज डेज। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अपनी पॉलिसी में बदलाव लाया है, यंगस्टर को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि एक महीना ऐसा नहीं किया कि कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। लगातार अमृत महोत्सव के रूप में जो हम बढ़ रहे हैं, हम लोग स्वर्ण भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बदलते भारत को, बदलती दिशाओं को जो है और बदलते मौके भी मिलेंगे। मतलब ये है कि फ्यूचर आप अच्छा देखते हैं, right? मुझे लगता है Positive अच्छा होगा, क्योंकि Positive. अब धीरे धीरे कलाएं हमारी स्टडीज का पार्ट भी बनती जा रही है। ओके ओके। हाँ, ये भी एक डिस्कशन था। Education इसको policy, इसको education एनईपी में एनईपी में डाला। डाला जाए और सिलेबस में, किताबों में पढ़ाया जाए, तब कहीं जाके इसकी वैलिडिटी सिद्ध होगी। राहुल, आज क्या कर रहे हैं आप? आज एक बसंत राग पे पल्लवी और शुरुआत करूंगा जगन्नाथ अष्टकम श्लोक के साथ। भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक छोटा सा प्रेयर। पल्लवी की तरफ बढ़ेंगे, प्योर नृत्य, और एक अष्टपदी उसी राग में, ललित लवंग लता परिशीलन। आपने जयदेव जी से बात शुरू करी थी, तो जयदेव से में ही खत्म करेंगे आज, और देखेंगे कि वही जो उनका कमाल था कई सालों पहले, क्या आज ही वो लोगों के, दर्शकों के मन में वही, रसिक जनों के मन में वही रस पैदा कर पाता है। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप बहुत अच्छा करें। धन्यवाद। थैंक यू।